जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट और स्टोइशियोमेट्री के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। मुझे उम्मीद है तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कैसे लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड करना है और फिर कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है कि प्रोडक्ट कितना बना है ना। इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना और जो भी समझ में नहीं आएगा मेरे से पूछते रहना, ठीक है। और मुझे अगर कभी टाइम मिला तो फिर मैं फिर से एक और क्लास ले लूंगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है। तो आज हम लोग इस चैप्टर की एकदम ये समझ लीजिए थ्योरेटिकल क्लास आज लास्ट है। इसके बाद या तो ये चैप्टर खत्म या फिर न्यूमेरिकल वाली कोई क्लास रख लेंगे, ठीक है। वरना थ्योरी आज खत्म हो जाएगी इस चैप्टर की। तो लास्ट लेक्चर समझ लो थ्योरी का, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं वो समझ लो। आज हम लोग फाइंड करने वाले हैं टर्म्स टू फाइंड द कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो आप ऐसे समझ लो कि कोई सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन कितनी है वो जांचने के लिए, नापने के लिए हमारे पास कौन कौन से टर्म्स हैं। मतलब और थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, एकदम देसी भाषा में समझते हैं। 5 गिलास पानी ले रहा हूं, 5 अलग अलग गिलास हैं। एक मेरे पास है, एक इस बच्चे के पास है, एक अबरल के पास है, एक तुम्हारे पास है। कोई 5 बच्चों के पास 5 गिलास हैं कांच के और उसमें बराबर पानी भर दिया, समझ गए। पानी साफ है एकदम, कोई मिलावट नहीं है। मैंने उस गिलास में 1 चम्मच चीनी डाली, मिला दिया। दूसरे बच्चे ने 2 चम्मच चीनी डाल के उसमें घोल दिया। तीसरे बच्चे ने 3 चम्मच, चौथे बच्चे ने 4 चम्मच और 5वें बच्चे ने 5 चम्मच। तुम लोग मुझे ये बताओ, क्या ये पांचों ग्लास में जो पानी है क्या वो बराबर मीठा होगा, कम ज्यादा होगा? भाई जिसमें ज्यादा चीनी है वो ज्यादा मीठा होगा, जिसमें कम चीनी है वो कम मीठा होगा। या नमक लेते तो ज्यादा नमकीन कम नमकीन, ऐसा ही होता। तो ये जो मान लेते हैं 2 एक्सट्रीम ग्लास ले लेते हैं, सब 1 चम्मच और 5 चम्मच, तो इनको तुम फर्क बोलोगे कैसे? साइंस की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ये कम मीठा है वो ज्यादा मीठा है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हम ये बोलेंगे इस ग्लास में चीनी की कंसेंट्रेशन कम है और उस ग्लास में चीनी की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यही तो बोलोगे। तो कंसेंट्रेशन को नापोगे कैसे, मेजर कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, फाइंड कैसे करोगे? तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं। आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई? और जो भी आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल पक्का आता है। मैंने जब फर्स्ट क्लास ली थी तब यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे थे और उसमें भी ये टॉपिक सारे मैंने मेंशन किए थे। इसके अलावा जब तुम लोग 12th क्लास में जाओगे तो वहां पर भी फर्स्ट चैप्टर आएगा सॉल्यूशन केमिस्ट्री में, उसमें भी ये सारी चीजें सेम एज इट इज तुम्हें पढ़ने को मिलेगी। तो क्यों ना इसको यहीं पे मजबूत कर लें, पक्का कर लें, तो आगे चल के दिक्कत ही नहीं आएगी। और दिक्कत नहीं आएगी तो टाइम आपको कम देना पड़ेगा, वो टाइम कहीं और दे देना, समझ गए। करें शुरू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड्स टू फाइंड, या टर्म्स भी लिख सकते हैं, टर्म्स टू फाइंड concentration of a solution। तो बहुत सारे मेथड है, बहुत सारे टर्म्स हैं, जिसमें से सबसे पहले आता है मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है। कुछ बुक्स में लिखा रहता है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, ठीक है। कुछ बुक्स में मास परसेंटेज लिखा रहता है, कुछ बुक्स में लिखा रहता है W बाय W परसेंटेज, ऐसे भी लिखा रहता है। समझ में आया? तीनों बातों का एक ही मतलब है और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला। ये सबसे आसान टॉपिक है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है। तो बच्चों देखो, मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? मास परसेंटेज का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बजाय हम कंपोनेंट भी लिख सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा कि क्यों। डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और जो भी है इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो।
लेकिन बच्चों एक मिनट, इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में फर्क पता है? पहले ये बता दो, ये तीनों चीजें पता है? जल्दी समझने के लिए आप ऐसे समझ लो, अभी हमने जो एक गिलास में पानी लिया था वो था सॉल्वेंट, जो उसमें हमने चीनी डाली थी वो सॉल्यूट है, और मिक्स होने के बाद जो बना चीनी पानी का सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है। समझ गए? समझ गए? कॉपी में अगर डेफिनेशन लिखनी है वीडियो में देख के लिख लेना, मैं बोल दे रहा हूं। देखो डेफिनेशन लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा। सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर दोनों चीजें उपस्थित है, तो सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट, सॉल्यूट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में है, एंड व्हिच इज टू बी डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, और जिसको घोला जाता है सॉल्वेंट में। कोई दिक्कत? लिख लोगे? एग्जांपल लिख देना, यूरिया, सॉल्ट, शुगर, सुक्रोज, ग्लूकोज। समझ गए? सॉल्वेंट क्या होता है? ये भी सॉल्यूशन का ही एक कंपोनेंट है, सॉल्यूशन में दोनों है ना। तो सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज इन लार्जर अमाउंट, जो ज्यादा मात्रा में है, एंड व्हिच इज एंड इन व्हिच द सॉल्यूट इज टू बी डिसॉल्व, और जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है। सही है? फिर से बोलूं, सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच इज इन लार्जर अमाउंट एंड इन व्हिच सॉल्यूट इज टू बी डिसॉल्व। समझ गए? एक और चीज बच्चों, जो ज्यादा मात्रा में है उसका जो भी फेज होगा वही सॉल्यूशन का भी फेज होगा। जैसे सॉल्वेंट जो था वो पानी था, उसमें चीनी मिलाई जो कि सॉलिड थी, मिलने के बाद फाइनल क्या बना? लिक्विड ही बना ना। तो जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन का फेज डिफाइन करता है, यानी सॉल्वेंट इज दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन व्हिच डिटरमाइंस द फेज ऑफ सॉल्यूशन। फेज समझते हो ना? लिक्विड फेज, सॉलिड फेज, गैसियस फेज। तो ये क्योंकि लिक्विड था तो जो सॉल्यूशन बना वो भी लिक्विड ही था, जबकि सॉल्यूट सॉलिड होता था। समझ गए? सॉल्यूशन समझाना पड़ेगा। समझ गए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं। क्लियर हो गया? तो ये इसका फॉर्मूला है, ये याद कर लो, और इसको जैसे ही याद कर लोगे समझ लो ये टॉपिक इसी वक्त यहीं पे खत्म हो जाएगा। और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो क्यों ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करें। एनसीईआरटी खोलो जरा बच्चों, एक एनसीईआरटी खोलो बस, सारी जल्दी निकालो। ये टॉपिक लाओ मुझे। देखो मास परसेंट के ऊपर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रॉब्लम 1.6। ये बोलो फटाफट। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन जल्दी से कर लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए। The solution is prepared by adding. हो गया बेटा, बंद कर दो, उसकी अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो भी वो क्वेश्चन बोल रहा है वो तो बोर्ड पे लिखने वाला हूँ ना, तो बुक का काम खत्म हो गया। उसके बाद बोलो। A solution is prepared A solution is prepared by adding by adding adding 2 grams of a substance 2 gram of a substance A A to 18 gram of water. to 18 gram of Water. water. Calculate the mass per percentage of the solute. Find mass percent of Solute. solute. बस देखो कितना आसान क्वेश्चन है बच्चों। उसने ये बोला कि 2 ग्राम सब्सटेंस ए है, होगा कोई, उसको 18 ग्राम वाटर में मिला दिया गया। तो वाटर कौन है? सॉल्यूट है सॉल्वेंट? सॉल्वेंट। और सॉल्यूट कौन है? वही जो 2 ग्राम है, ए। तो हमें मास परसेंट किसका निकालना है? सॉल्यूट का। तो आप इसको एग्जाम में कैसे करोगे? आपको लिखना है सॉल्यूट जो कि ए है और वो है 2 ग्राम, सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो है 18 ग्राम, और जो कि सॉल्यूशन बना वो कितना है? अब ये थोड़ी ना वो बताएगा, तो तुम्हें खुद की सद्बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये 20 ग्राम आ गया पूरा सॉल्यूशन। अब मुझे ये बताओ मास परसेंट किसका निकालना है? Solute. सॉल्यूट का। अच्छा वो ये भी तो बोल सकता था कि सॉल्वेंट का मास परसेंट निकालो। समझ में आया? इसीलिए मैंने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट के साथ कंपोनेंट भी लिख दिया स्लैश लगा के। ठीक है? तो हम फॉर्मूला पूरा लिख दोगे यहाँ पे या लिखूं? लिख दोगे ना? सॉल्यूट का मास 2 ग्राम है
पूरे सॉल्यूशन का 20 आ जाएगा इंटू 100। 18 मत लिख देना, नीचे पूरे सॉल्यूशन का मास आता है। तो 2 से इसको काटोगे 5 आ जाएगा, 20 से 5 2 से कितना आ गया? 10%. कोई दिक्कत हुई बच्चों? बच्चों मान लो अगर वो ये कहता कि मास परसेंट ऑफ वाटर निकालो, तो हम लोग किसका मास ऊपर रखते हैं? वाटर का। नीचे किसका रखते हैं? सॉल्यूशन का, इंटू 100 करते हैं। सही है गलत? मान लो क्या पता वो वाटर का ही मांग लेता मास परसेंट, तो वाटर का मास ऊपर आ जाएगा, वो भी तो एक कंपोनेंट है सॉल्यूशन का। नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा इंटू 100, काटो कितना आ गया? 90%। तो ऐसे हम वाटर का मास परसेंट फाइंड कर सकते हैं। एक और मेथड है वाटर का परसेंटेज फाइंड करने का। बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब जानते हो? बाइनरी 2 2, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट है। तो जब उस सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है और ये 10% है, तो दूसरा वाला कितना होगा? 100% में से 10% माइनस कर दो, कितना आ गया? 90%. ये करने की जरूरत थी? मेरी बात समझ में आई? तो जब बाइनरी अगर अच्छा मान लो 3 कंपोनेंट होते, 2 का मास परसेंट आ गया, तो तीसरे का फॉर्मूला लगा के निकालोगे या उन दोनों का प्लस करके 100 में से माइनस करके निकाल लोगे? Plus करके 100 में से minus. मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते हो, नहीं तो चले आगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, साइड हो रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट मांग सकता है, और जरूरी नहीं है दो ही कंपोनेंट हो, ज्यादा भी हो सकते हैं। पानी है, चीनी है, यूरिया, 3-4 चीजें मिला दे तो सबका मास दे देगा। उन सबको प्लस कर देना, सॉल्यूशन का मास आ जाएगा, वो हमेशा नीचे पुट करना है, और जिस कंपोनेंट का मास परसेंट पूछा उसका मास न्यूमरेटर में इंटू 100, खत्म। क्लियर हो गया? चले आगे। बिल्कुल इसी के जैसा एक और टॉपिक है जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंट। नंबर 2, वॉल्यूम परसेंटेज। तो बच्चों इसको वॉल्यूम परसेंट के अलावा कुछ लोग इसको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी बोलते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, या V बाय V भी बोल देते हैं। तीनों बातों का एक ही मतलब है। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो हो गया ना, इसको अलग कर दो। इसमें भी वही करना है, बहुत सारी चीजों को मिला के सॉल्यूशन बनाया गया होगा, लेकिन इस बार जो चीजें हैं, कंपोनेंट्स हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, वो सभी चीजें हमको ग्राम में नहीं दी हुई, बल्कि लीटर में, मिलीलीटर में, ml में दी हुई है। तो मान लो मुझसे कोई बोलता है वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना है, तो क्या करूंगा? न्यूमरेटर में क्या आएगा बच्चों? वॉल्यूम ऑफ या तो सॉल्यूट या तो कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है। क्या पता, जरूरी तो नहीं है दो ही हो, सॉल्यूट सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू में 100। कोई दिक्कत हुई? सेम ऊपर वाले के जैसा है कि नहीं है? इसमें मैं तुम्हें अब क्या ही समझाऊं, बताओ। इस पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जल्दी से करें। फाइंड द वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल व्हेन 50 ml of ethanol is mixed with 450 ml of water। क्वेश्चन समझ में आ गया? बताओ यहाँ पे सॉल्यूट कौन है बच्चों? जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है, जो ज्यादा मात्रा में है यानी वाटर वो सॉल्वेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले बताओ सॉल्यूट कौन है? इथानॉल। कितना हो गया? 50 ml। सॉल्वेंट कौन है बच्चों? वाटर। कितना है? 450 ml। पूरा सॉल्यूशन में कितना मास हुआ? मास नहीं, वॉल्यूम 500 ml। तो बच्चों हमसे पूछा है वॉल्यूम परसेंट ऑफ इथेनॉल। बताओ कैसे निकालोगे?
पूरा फॉर्मूला लिखूं या फिर समझ गए? तो इथेनॉल का हमसे पूछा है ना वॉल्यूम परसेंट, तो इथेनॉल का मास वो सॉरी वॉल्यूम ऊपर आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम नीचे आ जाएगा और इनटू में 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 5 10 50 होता है। कितना आया? पक्का? अगर मान लो उसने पूछ लिया कि वॉल्यूम परसेंट ऑफ वाटर बताओ, तो बच्चों पूरा सॉल्व करूं या सीधा 90% लिख दूं? जब ये 10% इथेनॉल है तो 90% ही हुआ ना रिमेनिंग वाटर, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है, उसमें दो ही चीजें हैं, तो एक चीज 10% है तो दूसरी चीज 90% हो गई। तो इसको कॉपी में कर लोगे, आसान था, सिंपल था। चले आगे, इसको मैं मिटा रहा हूं। इसके बाद अगला टॉपिक है तुम्हारा नंबर 3, पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, एक मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी होता है। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें तो हमें दी, जैसे पानी और चीनी का सॉल्यूशन, कुछ चीजें ग्राम में दी होती हैं, सॉल्वेंट दिया होता है हमको लीटर में या ml में, तब हम लोग के लिए बेटर रहता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करना, या वो स्पेशली बोलेगा कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट फाइंड करो, तब एक ऑब्जेक्ट का मास दूसरे का वॉल्यूम लिया जाता है। लेकिन ज्यादा बेटर यही है, क्योंकि मास को मास के साथ कंपेयर करना वॉल्यूम को वॉल्यूम के साथ ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो बुक में वैसे भी एनसीईआरटी में चेक करो, मास परसेंट दिया है, वॉल्यूम परसेंट दिया है, और उसके बाद सीधा आ जाएगा तुम्हारा पार्ट्स पर मिलियन। नंबर 3, पार्ट्स पर मिलियन। कुछ बुक्स में ये शॉर्ट में पीपीएम लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है? पार्ट्स पर मिलियन मतलब अगर एक सॉल्वेंट के 1 मिलियन पार्ट्स हैं तो उसमें सॉल्यूट कितना है, उसका जो भी नंबर है व्हाटएवर इज कॉल्ड पार्ट्स पर मिलियन। मतलब ये तो देख के कंफर्म हो गया कि भाई सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पर ज्यादा हैं और सॉल्यूट के बहुत कम है, ना के बराबर। और जब इतने कम है तो फिर क्यों ही फाइंड कर रहे हैं कंसेंट्रेशन? तो ये चीजों की शुद्धता नापने के काम आता है, प्योरिटी चेक करने के काम आता है। जैसे गंगा नदी है, उसमें कितनी गंदगी है इस समय? हरिद्वार में और प्रयागराज में। हरिद्वार में तो गंगा साफ निकल रही है, तो वहां गंदगी कम है, और इतनी कम है कि यहाँ पे नापोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में नापेंगे। समझ में आया? बहुत ही माइन्यूट अगर कोई सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व है, माइन्यूट अमाउंट में, तो ये बेटर रहता है। समझ गए? जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक करते हैं, तो एयर के अगर इतने पार्टिकल्स हैं तो उसमें पॉल्यूशन वाले पार्टिकल्स कितने हैं, तो वहाँ पीपीएम काम आता है। जो सप्लाई का पानी हमारे घर में आ रहा है उसमें क्लोरीन कितना मिलाया गया है, बहुत कम मिलाया गया होगा ऑब्वियसली, वो पार्ट्स पर मिलियन में नापा जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका फॉर्मूला होता है, मान लो हमें फाइंड करना है पार्ट्स पर मिलियन, मास ऑफ कंपोनेंट, या पार्ट्स भी लिख सकते हो, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग? 10⁻⁶ से, तभी हमारे पास आएगा पार्ट्स पर मिलियन। अच्छा, अगर मास नहीं दिया, दोनों का वॉल्यूम दिया तो, और तब भी हमें ये फॉर्मूला लगाना है, बस इंटू 10⁻⁶ लगा दूंगा, यहाँ वॉल्यूम डाल दूंगा कंपोनेंट का, यहाँ वॉल्यूम डाल दूंगा सॉल्यूशन का, इंटू 10⁻⁶, तो भी पार्ट्स पर मिलियन ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें इसका ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। और मुझे लगता है इस फॉर्मूले में और इसमें कोई खास फर्क तो है नहीं, बस वहाँ 100 है, यहाँ 10⁻⁶ है। कोई दिक्कत? क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर। तो इस बुक में एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एक क्वेश्चन है, करते हैं। ये बोल देना जरा क्वेश्चन, ये वाला, ये ना, फॉर एग्जांपल सपोज लीटर ऑफ पब्लिक सप्लाई से लेकर क्लोरीन तक, ये बोल देना जरा।
एक क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों पार्ट्स पर मिलियन के ऊपर, इधर बोलो। Suppose a liter of public supply A liter water of public supply contains about 3 into 10 की power minus 3 gram. contains about कितना 3 into 10 minus 3 gram of chlorine. ग्राम ऑफ क्लोरीन। The mass percentage of chlorine is नहीं वो मास परसेंट फाइंड कर रहा है, हम लोग इसके आगे सीधा पीपीएम फाइंड कर रहे हैं। तो मैं लिख देता हूँ इसको ऐसे, फाइंड कंसंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन। अब बच्चों ध्यान दो बोर्ड पे, वो उसके बाद ना उसने मास परसेंट फाइंड किया हुआ है, पर हम इसी क्वेश्चन में मास परसेंट मतलब ये नहीं फाइंड कर रहे हैं, हम लोग ये करने जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है, एक्सप्लेन करूं। पब्लिक सप्लाई के जो पाइप से पानी आता है ना, वो उसने 1 लीटर पानी लिया और बोला इस 1 लीटर पानी में इतना ग्राम क्लोरीन है, 3 into 10 power minus 3 मतलब 0.003 उतना परसेंट, इतना ग्राम क्लोरीन है। तो इसकी कंसंट्रेशन फाइंड करनी है पार्ट्स पर मिलियन में। देखो ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों मेथड तो अब नहीं लगाऊंगा भाई। 1 लीटर पानी कम से कम 1 किलो हो गया, अंदाजन 1 किलो ही हो गया, 1000 ग्राम। और ये 1000 ग्राम के सामने कितना है, 0.003 ग्राम, बहुत ही छोटा हो गया। तो ये वाले मेथड से अगर फाइंड करूंगा तो कभी आंसर आएगा, वो कुछ ऐसा आंसर आ जाएगा कि लगेगा कि यार जरूरत ही नहीं है इसके, इतने कम कंसंट्रेशन से क्या ही होगा, पर भाई नुकसान होता है बॉडी को, ठीक है। तो कुछ चीजों से जो है नुकसान हो सकता है, वो उन चीजों को माइन्यूट अमाउंट में अगर प्रेजेंट है तो उनकी कंसंट्रेशन पीपीएम में निकालते हैं। तो क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया, 3 into 10 power minus 3 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, 1000 ग्राम। पता है क्यों, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होंगे वाटर के, बोलो हाँ। और वाटर की डेंसिटी होती है 1 kg पर लीटर डेंसिटी, 1 लीटर में 1 किलो, तो इसका मतलब 1 ग्राम पर ml हुआ। कन्वर्ट करेंगे तो मतलब 1 ml में 1 ग्राम, तो 1000 ml में 1000 ग्राम। बात समझ में आ गई। तो यहां पर वाटर का वजन भी तो ग्राम में ही लेंगे हम, ये भी तो ग्राम में लेंगे जब ये ग्राम में दिया है तो। अब बच्चों इसमें पूरे सॉल्यूशन का मास कितना हो गया। अब सॉल्यूशन का मास फाइंड करने के लिए ये दोनों जोड़ने मत बैठ जाना भाई, पता है ना क्यों, क्योंकि वो नेग्लिजिबल है उसके सामने। भैया ये है 0.003 ग्राम, अब इसमें ये जोड़ने बैठ जाओगे अगर, तो भैया 1000.003 वो नेग्लिजिबल है। तो इसीलिए पार्ट्स पर मिलियन फाइंड करते टाइम क्या करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कह लो या सॉल्वेंट कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बार दोनों सेम ही होने वाले हैं। और इनटू में वो सॉरी 10 पावर 6, 10 पावर और 10 पावर 2 लगा दूंगा तो यहाँ पे मास परसेंटेज आ जाएगा। तो कितना आया बताओ, 3 into 10 power minus 3 into 10 power 6 divided by 1000। बच्चों 1000 की जगह 10 पावर 3 लिख सकते हैं, सही है। अब ये हो गया आपके पास 3 into 10 पावर 6 minus 3 करोगे 3 आ जाएगा, अपॉन में भी 10 पावर 3 है, गया। पीपीएम क्या आया 3, यानी 3 पार्ट्स पर मिलियन। यानी वाटर के अगर मॉलिक्यूल्स गिनोगे ना एक एक करके, तो अगर 1 मिलियन वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन का है। समझ में आया, क्लियर हो गया पीपीएम 3 क्यों आया। तो ये फॉर्मूला यूज करना है और ऐसे करना है। और अगर ये चीज ml में नहीं होती तो यहाँ पर दोनों का मास की जगह वॉल्यूम ले लेते, तब भी 10 पावर 6 करते। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, चले आगे, ठीक है। तो फिर मैं ये रेस कर देता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में कर लेना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सॉरी अगले टॉपिक की तरफ। अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों मोल फ्रैक्शन। इसको थोड़ा ना कम जगह में करते हैं, इसको थोड़ा सा इसी के अंदर लेकर आते हैं। W/W
परसेंटेज। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर 4, मोल फ्रैक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। मैंने अभी बताया था गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डाला गया है, वो कंसेंट्रेशन फाइंड करने के बहुत सारे मेथड है। 3 पढ़ लिए, आसान थे। अब आ जाओ मोल फ्रैक्शन पे। मोल फ्रैक्शन में भी हम चीजों का कंसेंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला समझ लो पहले। मोल फ्रैक्शन को डिनोट किससे करते हैं बच्चों? डिनोटेड बाय चाई। ये ग्रीक लेटर है जिसको हम क्या बोलते हैं? चाई। पर हम लोग इसको एक्स भी बोल सकते हैं। जो हम लोग एबीसीडी में एक्स यूज करते हैं ना, स्मॉल एक्स कैपिटल एक्स ही बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो 2 कंपोनेंट हैं ए और बी, जिनको मिला के बन गया सॉल्यूशन। तो मैं एक बाइनरी सॉल्यूशन ले रहा हूं। इसमें से मान लेते हैं बी सॉल्यूट है और ए को मान लेते हैं सॉल्वेंट। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो अगर मान लो मुझसे बोला जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी फाइंड करो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट है ना, उन सबके नंबर ऑफ मोल्स नीचे आएंगे। समझ गए? अगर नहीं समझ में आया तो आगे चलते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी को शॉर्ट में क्या लिखेंगे? एक्स बी। बोला ना मोल फ्रैक्शन को एक्स से डिनोट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो इसका फॉर्मूला क्या बताया मैंने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग एन से डिनोट करते हैं। और नीचे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। तो ये 2 ही कंपोनेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डी, जितने भी हैं। पर फिलहाल यहाँ पे कितने कंपोनेंट है? 2। तो उसने बोला कि सभी कंपोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल्स नीचे लिख दो, उसका टोटल। तो टोटल के लिए प्लस लगा दिया, सभी का मतलब क्या? 2 ही है। समझ गए बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आता है तुम लोगों को? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पता है क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये तो पता होगा बच्चों। गिवन मास को W और मोलर मास को कैपिटल M बोलते हैं। पता है कि नहीं? नहीं पता तो आज जान लो। तो मुझे ये बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आएगा कैसे? तो देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी ऊपर है और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी WB बाय और नीचे Na प्लस NB है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A प्लस गिवन मास ऑफ B अपॉन मोलर मास ऑफ B। ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया और इसमें कोई इंटू 100 वगैरह करने की जरूरत नहीं है। यार मेरे को ना थोड़ा सा सफाई से काम करने की गंदी आदत है, इसीलिए मैं लाइनें मिटाता रहता हूं। अब बताओ इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? दोनों ही सही है। मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है तो बस तुमको ये याद रखना है, जिसका भी मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है उसके नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आएंगे और नीचे सारे कंपोनेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अगर ये याद हो गया तो उम्मीद है ये भी हो गया होगा, और ये हो गया तो ये भी। कोई मुश्किल थोड़ी ना है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो भी कंपोनेंट है बस ए और बी देख लो, कोई दिक्कत? बच्चों एक और बात बताओ, अगर कोई मुझसे पूछ ले कि भैया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बताइए, तो क्या करूंगा मैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए ऊपर आ जाएगा, नीचे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी आ जाएगा। सही है? अगर सही है ना, तो यहां पर भी वही लगेगा, WA बाई MA अपॉन WA बाई MA, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, WB बाय, कोई दिक्कत समझ में आया? अगर ए का पूछेगा तो ऐसे करेंगे, बी का पूछेगा तो ऐसे करेंगे। पर एक मजे की बात सुनो, क्या तुम्हें पता है, इसको बिठा दूं बच्चों, ए के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का ये इरेज कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? वो ये और ये सेम ही फॉर्मूला है, बस ए वाले में ए के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आ जाएंगे। अच्छा, एक मजे की बात जान लो, सम ऑफ total number of moles, oh sorry, sum of total number of mole fraction of all the components क्या होता है? 1। सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट है, अगर मैं उन सबका मोल फ्रैक्शन निकाल दूं, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन यानी x, सबका निकाल दूं और उन सबको जोड़ दूं तो क्या आएगा? 1। अब मुझे ये बताओ बच्चों, अगर इन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 है तो XA फाइंड करने के लिए मैं इतना बड़ा फॉर्मूला क्यों लगाऊं, जबकि मैं ये जानता हूं कि A का मोल फ्रैक्शन और B का मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? 1, क्योंकि दो ही कंपोनेंट है। तो अगर मुझे XA फाइंड करना है तो क्यों ना 1 में से XB माइनस कर दूं, XB तो निकाल ही है ना इतनी मेहनत करके, तो A वाले के लिए इतनी मेहनत क्यों करूं मैं? 1 में से XB माइनस कर देता हूं, XA आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ A आ जाएगा, समझ गए? लेकिन अगर ज्यादा कंपोनेंट होते तो मैं क्या करता, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, B, C, D सबका सम 1 होता, तब मुझे सबका निकालना पड़ता है ना। और लास्ट वाला जो है D, उसको फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों को प्लस करके 1 में से माइनस करते। पर ये तो बाइनरी सॉल्यूशन है, ये तो बाइनरी है ना, तो वहां पे XA फाइंड करने के लिए मैंने 1 में से B माइनस कर दिया, ठीक है? तो याद रखना, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबके मोल फ्रैक्शन का सम क्या होगा? कोई दिक्कत समझ में आ गया? क्यों ना इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन किया जाए, इरेज कर दूं सब कुछ, पक्का? चलो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूं क्योंकि मुझे यहाँ पे न्यूमेरिकल करना है, ठीक है? ये लो भाई स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो भाई, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हो ही जाए, आज हो ही जाए फैसला। है एनसीईआरटी देने सर? अरे भाई मोलैरिटी फ्रैक्शन का क्वेश्चन ही नहीं है, पकड़ना जरा। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बोलो। एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर, बोलो। A solution is prepared A solution is prepared by adding 60 gram of by adding 60 gram of methyl alcohol methyl alcohol to 120 gram of to 120 gram of water. water. Calculate the mole fraction Find the mole fraction of methanol and water. of methanol and water. और कुछ है बच्चों? गंदी राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं, पर टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बोल के समझा दूंगा। क्या ये बाइनरी सॉल्यूशन है? हाँ, एक वाटर है और एक मीथेनॉल है, ये तो क्लियर हो गया होगा। एक कंपोनेंट ये B हो गया, सॉल्यूट है, इसका अमाउंट कम है, इसका अमाउंट ज्यादा है, तो ये क्या हो गया? सॉल्वेंट। पर यहाँ पर हमें इतना उससे कोई सिरदर्दी है नहीं, तो चलो भाई काम करते हैं हम लोग अपने तरीके से इसको करते हैं। मेरे लिए सॉल्यूट वो है जो कम मात्रा में है, मैं इसको B नाम दे रहा हूं, और ये है मिथाइल अल्कोहल। क्या है? इसको मिथाइल अल्कोहल बोलो या मीथेनॉल बोलो, एक ही बात है। इसका फॉर्मूला ये हो गया, एक ऐसा मीथेन जिसके साथ OH जुड़ा हुआ है। शॉर्ट में ऐसे लिख दूं,
CH3OH, यही तो है ना मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल, दोनों यही है, दोनों एक ही चीज है। नहीं आ रहा समझ में? बच्चों इसका गिवन मास कितना है? WB 60 ग्राम। बच्चों इसका मोलर मास कितना है? निकाल लो। C का 12 हो गया, हाइड्रोजन 4 है ना, 3 एयर और 1 4, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कितना हो गया? 32 ग्राम पर मोल। क्यों ना इसके नंबर ऑफ मोल्स यही निकाल ले। मतलब क्या तुम चाहते हो मैं WB/MB ऐसा गंदा सा फॉर्मूला लंबा चौड़ा लिखूं? जितना बड़ा होगा उतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो क्यों ना इसके नंबर ऑफ मोल्स मैं ये निकाल लूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला WB बाय यानी 60 बाय, तो 2 से कैंसिल करो, 2 से ये आ गया तुम्हारा 16, ये आ गया 30, ये आ गया 8, ये आ गया 15, यानी NB आ गया हमारे पास 15/8। कर लो यार, ये भी खत्म ही करो। 1.875 क्या? 1.875। ये लो, एक बच्चे ने बता दिया मुझे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ सॉल्वेंट कौन है? A वाटर। इसका गिवन मास कितना है? 120 ग्राम। इसका मोलर मास कितना है? 18 ग्राम पर मोल, सबको पता है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? WB/MB 120/18, सही है। 6 के पहाड़े में दोनों आ रहे हैं, 6 3 ज़ा 6 2 ज़ा 0, और 20/3 कितना होता है? 6.6666 चलता रहेगा। आ गया, कोई दिक्कत? अब बच्चों ये बताओ हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना किसका है, बस इतना बताओ। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, अच्छा दोनों का निकालना है। तो मान लो मैं पहले मिथेनॉल का फाइंड कर रहा हूं, तो नंबर ऑफ मोल्स मिथेनॉल के ऊपर आएंगे और नीचे A और B का सम दोनों का आएगा। तो NB की वैल्यू मैंने पहले ही निकाल दी, इतनी मेहनत में कर क्यों रहा हूं इतनी देर से। और नीचे Na प्लस NB, Na कितना हो गया? 1.875 प्लस 6.667। बच्चों क्या तुम इन दोनों को प्लस कर सकते हो साइड में एग्जाम में? जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दोगे, मतलब इसको डिवाइड कर दोगे इसके सम से, तो आपके पास XB कितना आ गया? बोलो भैया। 0.220। ये मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं ये प्लस करके इसको इससे डिवाइड करूंगा भाई, टाइम वेस्ट होगा, मानते हो? कर लोगे ये काम? बच्चों जब XB आ गया तो X ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या पूरा ये वाला फॉर्मूला लगाओगे? क्या करोगे? 1 में से 0.22 माइनस कर दो, कितना आ गया? 0.78। ये लो, तो ये वाटर का मोल फ्रैक्शन आ गया और ये मिथेनॉल का आ गया। कोई दिक्कत हुई क्या? ये मुश्किल था? सारी मेहनत यहाँ पे है। आपको पहचानना पड़ेगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट, उनका गिवन मास, मोलर मास, डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, और सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने। और अगर आप नहीं निकालोगे ये नंबर ऑफ मोल्स तो आपको फिर ये लगाना पड़ेगा, बाद में वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर वो पूरा लिखना पड़ेगा बार बार, टाइम वेस्ट होगा ना। ठीक है, इसको रेस कर दूंगा मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में कर लेना, कोई दिक्कत? चले आगे। बच्चों कंसंट्रेशन फाइंड करने के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अभी रहते हैं, उसमें से एक है मोलैरिटी। कैपिटल M से भी डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। देखो अब तक मैंने न्यूमरेटर में कभी सॉल्यूट नहीं लिखा, मैं कंपोनेंट लिख दिया करता था, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट के ही नंबर ऑफ मोल्स तुम्हें ऊपर लिखने हैं। मोल फ्रैक्शन में भी तुम देख सकते हो भाई, जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा उसी के नंबर ऑफ मोल्स ऊपर आते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे याद रखना मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ही ऊपर आएगा बस, और कुछ भी नहीं, ठीक। और डिवाइड में
वॉल्यूम ऑफ पूरा सॉल्यूशन परंतु लीटर में, और इनटू 100 वगैरह कुछ भी नहीं आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद कर लो, जीवन में उतार लो, और इसकी यूनिट है मोल पर लीटर, या फिर कभी कभी सिर्फ कैपिटल एम लिख दिया जाता है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नीचे वॉल्यूम है तो लीटर आ गया था, नीचे ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल आ जाएगा, तो मोल अपॉन लीटर मतलब मोल पर लीटर। फिर से सुन लो, न्यूमरेटर में क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिर्फ सॉल्यूट, और नीचे वो भी लीटर में ना कि ml में, और इनटू 100 इसमें नहीं आता। क्यों नहीं, जल्दी से क्वेश्चन कर लें। एनसीईआरटी दो, पहले इस पर क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये रहा एक क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा है, ये करते हैं। प्रॉब्लम 1.7। देखो हम लोग जो है पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए वो क्वेश्चन करेंगे जिस जो हमारे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, जिसमें ये फार्मूला लग रहा है। अगर मैं कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लूं खतरनाक सा जिसमें ठीक है चलो ये लग भी रहा है लेकिन और भी बहुत कुछ पता नहीं क्या लग रहा है, तो ये तो समझ में आने नहीं वाला जल्दी। तो पहले फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। चलो भाई बोलो। Calculate the molarity. भाई तुम्हारा ये एक्सेंट है ना, मुझे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इंग्लिश सीखनी होगी पहले। बोलो। Calculate the molarity फाइंड द मोलारिटी of NaOH ऑफ नाउ NaOH in the solution in the solution prepared by dissolving its 4 gram its 4 gram in enough water to form 250 ml in enough water to form 250 ml 250 ml of the solution. of the solution। इतना ही है। देखो भाई बच्चों की राइटिंग अच्छी है, इस पर इसके पर भरोसे मत रहना, और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत ठीक ठाक है। देखो पहले ही उसने क्लियर कर दिया क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ठीक है ना। एक ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें हमारे पास क्या है, NaOH है इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ये छुपा हुआ है, और वो भी कितना, 4 गुना नहीं 4 ग्राम, इन इनफ वाटर टू फॉर्म अ 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है, 250 ml। कोई दिक्कत, चलो भाई फटाफट शुरू करते हैं। बच्चों यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, NaOH। क्यों ना बिना टाइम वेस्ट करे इसका गिवन मास लिख दें, 4 ग्राम। बच्चों मोलर मास भी बता दो, NaOH सबका प्लस कर दो ना, Na का 23 होता है, O का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 आ गया क्या, चेक करना, 40 ग्राम पर मोल। क्यों ना इसके नंबर ऑफ मोल्स भी यही निकाल दें। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन गिवन मास 4, मोलर मास 40, कितना आया, कितना आया, नहीं समझा, क्या आ गया, आंसर आ गया, समझ गया ना, एन भी आ गया हमारे पास। अच्छा, क्यों ना सॉल्वेंट का भी नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाए, हाँ या ना, नहीं कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम ठीक से देखोगे तो फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मोल्स मांगा ही नहीं है, तो सॉल्वेंट कौन है, वाटर, जिससे मुझे भी फिलहाल कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए तुम्हें इससे कोई लेना नहीं है। हाँ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो उसका मुझे वॉल्यूम चाहिए। सॉल्यूशन है बच्चों 250 ml को लीटर में जाने के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो 250 को जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा 1000 से, क्या आ जाएगा 1/4, डिवाइड करोगे आ जाएगा 0.25। ये यहीं पर मैंने आधा काम कर दिया। अब बताओ भाई क्या निकालना है। भाई देखो फॉर्मूले में जो चीज पुट करनी है ना वो पहले ही निकाल दो। तो मोलैरिटी एग्जाम में आपको पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चलो लिख देता हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो फॉर्मूला एग्जाम में हमेशा लिखना है, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों।
एक बात बताओ बच्चों, जब मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो कैलकुलेशन सही ही होगी, ये किस बात की कोई गारंटी है? वो कैलकुलेशन मिस्टेक मैं कर सकता हूँ, टीचर कर सकता है, कोई भी कर सकता है, हम लोग कोई कंप्यूटर तो है नहीं। लेकिन अगर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ और फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करता हूँ और मान लो वो गलत हो भी गया, तो तुम्हें यहाँ पर फॉर्मूला लिखने के इसको स्टेप मान करके कुछ मार्क्स एक बार को टीचर दे देगा, ये सोच के कि यार चल बच्चे को फॉर्मूला तो पता है, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो भाई क्या करे, वो तो कोई भी जिम्मेदार नहीं है उसका। लेकिन फॉर्मूला भी नहीं लिखा और कैलकुलेशन भी गलत कर दी, टीचर रेड पेन चला देगा, कोई दिक्कत? तो बताओ बच्चों, मोलैरिटी इसकी वैल्यू यही पुट कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 0.1, सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में 0.25। बच्चों तुम्हें पता है ये डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक 10 आएगा, और बच्चों इसके 2 डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 आएगा। 25 4 से 100 होता है, 4/10 कितना हो गया? 0.4। तो मोलैरिटी कितनी आ गई? 0.4 मोल पर लीटर। 0.4 मोल पर लीटर या फिर 0.4 कैपिटल एम। खत्म। क्या इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुई? समझ में आया? इजी था, कर लोगे, पर धीरे धीरे तुम्हें अपने लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन था। स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में कर लेना। चलते हैं आगे। ये लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। अब तुम्हें कभी भी ये चीज समझनी होगी ना दोबारा, तो सीधा वीडियो ओपन कर लेना, एक बार में इसको देख डाला, सब समझ में आ जाएगा। और तो और तुम्हें बंदा भी क्वेश्चन सॉल्व करता हुआ दिखा रहा है, तो तुम्हें तो वैसे ही कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, पर प्रैक्टिस कर लेना घर पे एक्स्ट्रा और भी क्वेश्चन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों मोलैलिटी। और बच्चे इसमें और इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये तो सेम है, और नीचे आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, नहीं सिर्फ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। और यहाँ पर कोई इंटू 100 वगैरह नहीं आता, इसकी यूनिट होती है मोल पर केजी या फिर स्मॉल एम से डिनोट कर दो। सिंपल है ना? फर्क समझ लो भैया। मोलैलिटी, मोलैरिटी, न्यूमरेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आता है सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में, और यहाँ पे मास आता है सॉल्वेंट का इन किलो। समझ गए? इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूं। मोलैरिटी में र यूज हो रहा है, र र र बोलो, र हो रहा है, और इसीलिए इसमें लीटर वर्ड आ रहा है, लीटर। लीटर को बोलोगे तो क्या आएगा बताओ? र। तो याद रखना मोलैरिटी में लीटर आता है, तो वॉल्यूम ही होगा ऑब्वियसली नीचे। बस याद रखना किसका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का। और बच्चों मोलैलिटी में ल वर्ड यूज हो रहा है, ल ल ल मोलैलिटी। और एक और चीज देखो, किलो, किलो में क्या आ रहा है? ल ल ल ल ल ल ल। तो इसीलिए इसमें मोलैलिटी में इन किलो, किलो बोल दो ना, जरूरी है केजी बोलो, किलो। बस याद रखना किसका किलो लेना है तुम्हें? सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का नहीं, ठीक है? सॉल्वेंट में भी ला आ रहा है, समझ गए ना? तो इस तरीके से तुमको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, इसमें गलती मत करना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग आने वाली किसी एक आधी क्लास में और भी न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, इस पर भी एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेना, बिल्कुल जैसे ये किया था वैसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बहुत अहम सूचना मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लो। अगर मान लो एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, मतलब उसमें सॉल्वेंट भी है सॉल्यूट भी है, उसका मुझे कंसंट्रेशन फाइंड करना है। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड हो गए, कितने हो गए? 6।
फिलहाल 6 हो गए। वैसे नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और भी बहुत चीजें होती हैं, एनसीईआरटी में नहीं है तो मैं तुम्हें वो बताना भी नहीं चाहता। तो एक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड करने को मान लो वो हमें बोल रहा है और उसने हमें दो ऑप्शन दे दिए, कह रहा है मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो आप इन दोनों में से क्या चुनेंगे? कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए तो और भी बहुत सारे मेथड है, पर उसने तुम्हें सिर्फ ये दो चॉइस दी हैं, आप इन दोनों में से कोई एक चुन लो और कंसंट्रेशन निकालो। तो इन दोनों में से कंसंट्रेशन फाइंड करने का बेहतर तरीका कौन सा है? Which one is the better method to find concentration of a solution among these two? तो बच्चा सोचेगा यार ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, दिक्कत क्या है? तो मैं तुम्हें आज बता देता हूं, मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। ये बात दिमाग में फिट कर लो। और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एमसीक्यू में, या घुमा फिरा के कैसे भी पूछ लेता है। रीजन बताता हूँ बच्चों, क्या तुम जानते हो टेम्परेचर अगर मैं किसी चीज का इंक्रीज करूं तो वॉल्यूम बढ़ता है। तो खास करके सबसे ज्यादा एक्सपैंड कौन होता है? गैसेस। उसके बाद कौन एक्सपैंड होता है? लिक्विड, और फिर सॉलिड ना के बराबर। सही है? तो जरा चेक करो, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। तो अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो जरा चेक करो, मोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है या नहीं है? तो एक बात बताओ, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। बात समझ में आई? लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से मास पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। कोई चीज अगर एक्सपैंड हो रही है तो वजन तो उतना ही रहेगा, चीज थोड़ी ना बढ़ जाएगी, खाली वॉल्यूम ज्यादा ले ली। तो टेम्परेचर बढ़ाने से मास पे कोई फर्क पड़ा? तो जब मास पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो मोलैरिटी पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। समझ में आया? इसीलिए कुल मिलाकर ये जो है ये है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी है, और ये जो मोलैलिटी है ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। ये बात आपको याद रखनी है, समझ गए ना? तो अगर कोई क्वेश्चन, जैसे मान लो एक ही सॉल्यूशन है, उसके दो हिस्से कर दिए, मैं यूरोप में नाप रहा हूं और आप अफ्रीका में नाप रहे हो। यूरोप ठंडा है, अफ्रीका गर्म है, तो सेम सॉल्यूशन की अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आएंगी अगर आप मोलैरिटी से निकालोगे। क्योंकि मैं गर्म कंट्री में बैठा हूं तो टेम्परेचर ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो मोलैरिटी कम आएगी। और जो ठंडी कंट्री में वहां टेम्परेचर कम है, वॉल्यूम भी कम है, वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा आएगी। जबकि सेम ही सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है तब भी अलग अलग वैल्यू। लेकिन अगर दो अलग अलग कंट्रीज में होने के बाद भी अगर मोलैलिटी निकालूंगा तो सेम आंसर आएगा। तो ये ज्यादा अच्छा हुआ ना, क्योंकि वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, ये नोट डाल के, इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स में लिख लेना जैसे तुम्हें अच्छा लगे, समझ में आए। ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में ये जितने भी कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं इसका स्क्रीनशॉट तो ले लेना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।